कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। आज सुबह सुबह जब देव नाश्ते के लिए बैठा तो रीमा ने उससे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई। देख बेटा, ये मेरी सहेली की बहन की बेटी है, शिवानी नाम है इसका, ग्रेजुएटेड है, कायदे की लड़की है। परिवार में केवल 2 बहनें हैं और माँ बाप है। शिवानी बड़ी है। रीमा ने देव को शिवानी को फ़ोटो दिखाते हुए कहा। देव ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि माँ, मुझे क्यों ये फ़ोटो दिखा रही हैं आप? जो आपको पसंद है वो करिए। लेकिन बेटा, मैं अपनी पसंद तुझ पर थोपना थोड़ी ही चाहती हूँ। तू भी तो देख ले, अगर तुझे पसंद होगी लड़की तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे, रीमा ने कहा। हाँ बेटा, एक बार फ़ोटो में देख ले, फिर तो हम शिवानी के घर चलेंगे तेरा रिश्ता लेकर। सालिन ने कमरे से बाहर निकलते हुए डाइनिंग एरिया में बैठे देव से कहा। अरे पापा, आज आप गए नहीं? देव ने सालिन को देखते ही पूछा। नहीं, और हो सकता है कि तुम भी ना जाओ आज, सालिन ने कुर्सी के पीछे से आकर देव के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मतलब पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देव ने बड़े आश्चर्य से पूछा। मतलब ये है कि जल्दी से तू लड़की की फ़ोटो देख ले और अगर तुझे पसंद है लड़की तो हम आज ही उसके घर चलेंगे, सालिन ने कहा। माँ, पापा, मुझे फ़ोटो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो समझिए मेरी पसंद भी वही है, देव ने सर नीचे करते हुए कहा। सालिन ने देव का माथा चूमते हुए कहा कि मुझे अपने देव पर नाज है। ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि लेकिन मेरे बेटे के संस्कार पर कोई असर नहीं पड़ा। सालिन ने देव को गले से लगा लिया। तो मैं आराधना, रीमा की सहेली से फ़ोन करके बता दो, हम लड़की देखने आज ही जाएंगे, रीमा ने कुर्सी से उठते हुए बड़ी उत्सुकता से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सालिन ने रीमा से कहा। जा बेटा और आराम कर, अभी थोड़ी देर बाद हम शिवानी के घर के लिए निकलेंगे। और हाँ, काफ़ी हैंडसम बनकर चलना, आखिर सबको पता भी तो चले कि हमारा देव लाखों में हीरा है, सालिन ने कहा। लाखों में क्या, मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है, सालिन की बात पर रीमा ने कहा। चलिए तो फिर मैं आराधना को फ़ोन करती हूँ और उसको समय भी बता देती हूँ कि कब तक हम लोग जाएंगे, कहते हुए रीमा आराधना को फ़ोन करती है। शाम के समय रीमा, देव और सालिन शिवानी के घर में होते हैं। वहाँ पर उन लोगों को बहुत आदर सत्कार होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। अब बात आती है लड़की को देखने की। रीमा शिवानी को बुलाने के लिए कहती है। शिवानी की माँ शिवानी को बुलाती हैं। ट्रे में शरबत लेकर शिवानी आती है। उम्र 21 साल की, बड़ी बड़ी काली आंखें, नस्तर सी, खड़ी प्यारी सी नाक, मासूम थोड़ा लंबा और थोड़ा सा गोल चेहरा, गुलाबी होठ स्ट्रॉबेरी के जैसे, फाल शाही रंग का सलवार सूट और सर पर दुपट्टा उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उससे ज़्यादा उसकी नाक पे पड़ी एक छोटी सी तार जो उसकी सुंदरता के सौंदर्य को परवान चढ़ा रहे थे। देव के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे शिवानी देव को एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। वो शिवानी को तिरछी नज़र से देखता और फिर अनजान बनता हुआ इधर उधर देखने लगता। शिवानी भी देव को शरबत देते समय कुछ ऐसे शर्मा रही थी जैसे देव उसकी निगाहों को कुछ ही लम्हों में भा गया हो। सभी को शरबत देने के बाद शिवानी ने सालिन और रीमा के पैर छुए। शिवानी में संस्कार भरपूर थे, जैसे किसी सास को उसके नियमों और रस्मों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके, जैसे किसी ससुर को पिता स्वरूप समझकर निश्चल भाव से उसका ख्याल रख सके और सेवा कर सके, जैसे किसी पति को हर कठिनाई और मुश्किलों में हाथ से हाथ मिलाकर उससे निपट सके। सालिन को शिवानी पहली ही नज़र में बहू के रूप में स्वीकार थी और रही बात रीमा की तो वो तो उसे पहले से ही पसंद थी। अब बात होती है कि देव और शिवानी को एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने के लिए कुछ समय दिया जाए। रीमा देव और शिवानी की बातें करने के लिए बालकनी की तरफ जाने को कहती है। देव और शिवानी वहाँ से उठकर बालकनी की ओर चले जाते हैं। बालकनी में कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद दोनों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। मुझे मुझे नीला रंग पसंद है, देव ने हिचकिचाते हुए कहा। और आपको? मुझे लाल रंग पसंद है, शिवानी ने जवाब दिया। आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? पूछते हुए देव रुक गया। नहीं, कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला।
अपनी पढ़ाई के बाद छोटी को पढ़ाना और फिर पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपकी गर्लफ्रेंड है? है तो नहीं, लेकिन अगर सच कहूँ तो मेरी एक दोस्त है जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन वो किसी और को पसंद करती है। अगले महीने उसकी सगाई है। आपको आपको मैं पसंद तो हूँ ना? देव ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा। आप मुझे तुम कह कर भी बुला सकते हो, शिवानी ने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा। शिवानी की इससे देव समझ गया कि शिवानी ने भी देव को पसंद कर लिया है। चलो, बड़ी प्यारी और छोटी सी रही इनकी पहली मुलाकात, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर है। देव, रीमा और सालीन के शिवानी के घर से वापस लौटते ही जैसे ही सब घर पहुँचे, इससे पहले कि रीमा और सालीन देव से कुछ पूछते, देव ने थोड़ा दबी आवाज़ में शर्माते हुए कहा, माँ, मेरी हाँ है। कहता हुआ देव भागकर अपने कमरे में चला गया। रीमा और सालीन आज बहुत खुश थे। देव का रिश्ता जो अब पक्का हो गया है, क्योंकि शिवानी के घर वालों को देव काफ़ी पहले से ही पसंद था। रीमा ने आराधना को घर पहुंचते ही देव की हाँ सुनते ही फ़ोन किया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हो गया रिश्ता तय देव का शिवानी के साथ। वहीं दूसरी तरफ अपनी सगाई की शॉपिंग में बिजी पूर्वी मार्केट में होती है। देव पूर्वी को फ़ोन करके अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहता है। पूर्वी की फ़ोन की घंटी बजती है। पूर्वी फ़ोन उठाती है। हेलो देव, क्या हाल है? पूर्वी बहुत खुश होकर पूछती है। अरे यार, अब क्या बताऊँ, मेरा भी हाल तेरे जैसा हो गया है। देव ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब, बताएगा मुझे? पूर्वी ने चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि मेरा भी रिश्ता पक्का हो गया है, देव ने थोड़ी दबी आवाज़ में कहा। अच्छा बेटा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। क्या नाम है, कैसी है, कहाँ की है वो? मुझे कुछ बताएगा क्यों नहीं? पूर्वी ने सब कुछ एक सांस में कह दिया। अरे अरे रुक, सांस तो ले ले, पागल कहीं की। पूरी बात नहीं सुनना होता है इसको, देव ने हंसते हुए कहा। हाँ बोल, सुनूं मैं तेरी बात? पूर्वी ने आवाज़ चढ़ाकर कहा। अच्छा सुन, यहीं पास ही में घर है उसका, शिवानी नाम है उसका, देव ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, और तुम मुझे अब बता रहा है? मैंने तो तुझे विवेक के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। पूर्वी नहीं, थोड़ा हकलाते हुए कहा। यार, कोई मेरी लव मैरिज थोड़ी हो रही है, ये तो माँ पापा की पसंद से मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, शिवानी बहुत अच्छी है, देव ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे ये पहले की कुछ सेटिंग लग रही है, पूर्वी ने मजाक करते हुए कहा। नहीं यार, माँ बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी कि शादी कर ले शादी कर ले, तो मैंने सोचा कि क्यों, तू तो विवेक से शादी कर रही है, मुझसे तो तू करेगी नहीं, तो सोचा माँ की पसंद से ही कर लूँ, देव ने बड़े उत्साह के साथ कहा। अच्छा, तो तू अब भी वहीं अटका हुआ है? शिवानी को बताऊँ क्या कि तेरा होने वाला पति मुझ पर लाइन मार रहा है? कहते हुए देव और पूर्वी दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अच्छा ये बता कि सगाई वगैरह भी करेगा कि सीधे शहनाई ही बजाएगा? पूर्वी ने पूछा। नहीं यार, माँ तो कह रही है कि शादी पूरी रस्मों के साथ ही होगी, तो इसका मतलब साफ है कि सगाई भी जरूर होगी, देव ने कहा। यार, तू मेरी सगाई वाले दिन ही क्यों नहीं अपनी भी सगाई कर लेता है? पूर्वी ने यूं ही बातों बातों में एक व्यंग छोड़ दिया। हाँ यार, ये तो तूने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन एक बात है, देव ने कहा। क्या बोल? पूर्वी ने पूछा। जब हम दोनों एक दिन सगाई करेंगे तो तू वहाँ रहेगी, मैं यहाँ रहूँगा, तो फिर हम कैसे एक दूसरे की सगाई में शामिल हो पाएंगे? देव ने कहा। हाँ यार, ये तो तूने पॉइंट पकड़ लिया, मगर एक काम कर सकते हैं तू। पूर्वी ने कहा। क्या? तू ना यहीं जोधपुर में सगाई कर ले, एक ही वेन्यू पर दोनों लोग कर लेंगे, पूर्वी ने आइडिया देते हुए कहा। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही है, मगर हम लोग यूं ही प्लान बना तो रहे हैं, मगर कहीं हमारे घर वालों ने मना कर दिया तो सब पानी, देव ने कहा। देख, तू मेरी और माँ पापा की तरफ से टेंशन फ्री रहे, वो तो मान ही जाएंगे, पूर्वी ने कहा। नहीं यार, बात वो नहीं है, मान तो मेरे मम्मी पापा भी जाएंगे, बस चिंता शिवानी के परिवार वालों की है, उनको कोई परेशानी ना हो, देव ने कहा। अच्छा बच्चों, अभी से ससुराल वालों की बड़ी फिक्र होने लगी तुझे, पूर्वी ने मजाक करते हुए कहा। हट पागल, तू भी ना, देव ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। चल, वो तो अंकल आंटी शिवानी के घर वालों से बात कर लेंगे, और अगर वो नहीं राजी होते हैं तो हम अलग अलग दिन सगाई करेंगे, पूर्वी ने कहा। हाँ ठीक है, चल अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं बात होने के बाद तुझे फिर फ़ोन करूँगा, देव बोला।
अच्छा ओके बाय, पूर्वी ने कहा। देव भी गुड नाइट विश करते हुए बेड पर लेट गया। शायद वो आज ऑफिस ना जाकर भी बहुत थक गया है, इसलिए आज उसे बहुत नींद आ रही है। आज वो बहुत जल्दी ही सो गया था। शॉपिंग से वापस लौटते ही पूर्वी ने अपने माँ बाप को देव के रिश्ते के बारे में बताया। प्रीति और नंदन भी देव की शिवानी के साथ तय हुए रिश्ते से बहुत खुश हुए। फिर यूं ही बातों बातों में पूर्वी ने देव से हुई बात का मुख्य टॉपिक भी बाहर निकाल लिया। पापा, माँ, मैं क्या सोच रही थी, देव और मेरी सगाई एक ही दिन एक ही जगह पर एक साथ हो। पूर्वी ने कहा। क्या मतलब? प्रीति ने पूछा। मतलब ये कि माँ, मेरी देव से बात हुई थी, तो मैंने ही देव से कहा कि तू भी अपनी सगाई मेरी सगाई के दिन ही यहीं जोधपुर में कर ले। तो क्या वो तैयार है? नंदन ने पूछा। हाँ पापा, वो तो तैयार है और वो अंकल आंटी को भी समझा लेगा। बस वो थोड़ा शिवानी के घर वालों की वजह से सोच में था। तो मैंने कहा कि अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अलग अलग ही करेंगे। हाँ बेटा, ये भी सही है। किसी भी लड़की के परिवार वालों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर वो तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई अलग अलग ही करना पड़ेगा। वैसे हम तो तैयार हैं, क्यों प्रीति? नंदन ने कहा। हाँ क्यों नहीं, हम तैयार हैं। बाकी बातें तो देव से कर लेना, प्रीति ने कहा। हाँ माँ, एंड थैंक यू माँ पापा मुझे समझने के लिए, पूर्वी ने नंदन और प्रीति के गले लगते हुए कहा। तू तो हमारी जान है, तुझे नहीं समझेंगे तो किसे समझेंगे? नंदन ने पूरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब जा, जल्दी ये सामान शॉपिंग का रख कर हाथ मुंह धो ले और खाना खाकर जल्दी सो जा। बहुत थक गई होगी ना तू? प्रीति ने कहा। ठीक है माँ, कहते हुए पूर्वी अपने कमरे की तरफ चली गई। सुबह के समय। अरे बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गया, अभी तो ऑफिस जाने में काफ़ी समय है। देव को सुबह जल्दी उठता देख रीमा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे और पापा से कुछ ज़रूरी बात करनी है, देव ने हिचकिचाहट में बोल दिया। मगर वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि कैसे अपनी बात कहूँ इनसे मैं। माँ पापा सोचेंगे कि मैं अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या सोच रहा है अब? बोल ना, रीमा ने देव को टुनके आते हुए कहा। हाँ माँ हाँ, देव चौंक के बोला। वो ना, मुझे आपसे और पापा दोनों से एक साथ बात करनी है, नहीं तो रात में जल्दी कभी मौका ही नहीं मिलता है। देव ने कहा। क्या हुआ देव, सब ठीक तो है ना? ऐसी क्या बात है जो तू हम दोनों से करना चाहता है? रीमा ने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा। अरे माँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देव ने बड़ी शांति से रीमा को समझाया। तो फिर क्या बात है? रीमा ने फिर पूछा। पापा को तो आने दो, फिर बताता हूँ, देव बोला। हाँ तो रुक, तेरे पापा नहाकर आ रहे होंगे, जब तक मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ, कहती हुई रीमा किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। 5-6 मिनट बाद, अरे देव, आज तो तू मुझसे भी पहले उठ गया, लगता है अभी से शादी के बाद वाली ज़िंदगी जीना चाहता है तू। देव को देखते ही सालिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे नहीं पापा, ये बात नहीं है, देव ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। हाँ, ये सुबह से उठकर बैठा आपके जागने का इंतज़ार कर रहा है, पता नहीं क्या बात करनी है, कह रहा है आप दोनों से एक साथ बात करनी है। रात में अक्सर टाइम नहीं रहता है, इसीलिए सुबह सुबह ही बात करना चाह रहा है, रीमा ने सालिन को चाय देते हुए कहा। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? सालिन ने चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा। हाँ पापा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 20 दिनों में पूर्वी की सगाई है, देव ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ तो? सालिन बोले। तो पापा वो आगे बोल। पूर्वी कह रही थी कि मैं भी उसी दिन शिवानी के साथ जोधपुर में एक ही वेन्यू पर सगाई कर लूँ। देव ने एक ही सांस में सब बोल दिया। देव ने इतना बोल तो दिया था, मगर उसका दिल धक धक कर रहा था कि सामने से क्या जवाब मिलेगा। तेरा मतलब 20 दिनों के अंदर तेरी भी सगाई? कहते हुए रीमा अचानक चुप हो जाती है। वहीं सालिन देव को एक टक घूरे जा रहे थे। अब देव की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे हो गई। फिर सालिन ने रीमा की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। देव ये हंसी को कुछ समझ नहीं पाया। बेटा बस, इतनी सी बात कहने के लिए तेरी पुंगी बज रही थी? भाई मैं तो तैयार हूँ 20 दिनों में तेरी सगाई करने के लिए। आखिर मेरे बेटे की ख्वाहिश जो है। क्या बोलती हो मेम साहब? सालिन ने हंसते हुए रीमा से पूछा। अब मैं क्या बोलूँ, जिसमें मेरे पति और बेटे की खुशी, मेरी खुशी भी उसी में ही है। देव के सर पर हाथ फेरते हुए रीमा बोली। लेकिन क्या शिवानी के घर वाले राजी होंगे 20 दिनों में सगाई करने के लिए?
सालिन ने कहा। मैं आज ही दिन में आराधना से बात करके बताती हूँ उससे। अरे भाई, अगर उनका इंतज़ाम नहीं होगा तो सारा खर्च हम उठा लेंगे, लेकिन अपने बेटे को उदास थोड़े ही होने देंगे, रीमा ने कहा। चलो ठीक है, तुम शिवानी के घर वालों से बात कर लेना, मैं नंदन से बात करके जोधपुर के लिए इंतज़ाम करता हूँ, सालिन ने कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। नौकरी के आखिरी महीनों में देर करके मैं अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, कहते हुए सालिन कुर्सी से उठ गए। चल बेटा, तू भी जाकर नहा धो ले, नहीं तो तू लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए, कहते हुए रीमा किचन में चली गई। आज देव बहुत खुश था। उसने अपने कमरे में जाते ही सबसे पहले पूर्वी को कॉल किया। हाय पूर्वी, हाय देव, दोनों ने एक दूसरे को मॉर्निंग विश किया। यार, यहाँ तो जो सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हो गया, देव ने बाद में सस्पेंस बनाते हुए कहा। क्या, अंकल आंटी ने मना कर दिया क्या? पूर्वी ने उदास स्वर में कहा। हाँ यार, देव ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। अब क्या होगा? पूर्वी ने पूछा। अब ये होगा कि हम दोनों की सगाई जोधपुर में एक ही वेन्यू पर होगी, देव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। क्या, सच? पूर्वी ने पूछा। हाँ सच, माँ पापा मान गए हैं, देव ने हंसते हुए कहा। अब बस एक आखिरी कन्फर्मेशन बचा है, शिवानी के घर वालों का, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो लोग भी मान जाएंगे, देव ने कहा। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, कितनी सफाई से तू झूठ बोलकर मजाक कर लेता है तू मुझे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है तू, पूर्वी ने कहा। तुझे पता है, माँ पापा के साथ साथ विवेक और उसकी फैमिली भी रेडी हो गई है एक ही जगह पर हम दोनों की सगाई को, पूर्वी ने भी बड़ी खुशी से कहा। ओह अच्छा, चल अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा, रात में तुझे कॉल करूँगा, ओके बाय। पूर्वी ने भी बाय बोलते हुए फ़ोन काट दिया। दोपहर के समय, हेलो हेलो रीमा ने आराधना को कॉल किया। और बता आराधना, कैसी है तू? रीमा ने पूछा। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ, सब कुशल मंगल तो? आराधना ने पूछा। हाँ सब कुशल मंगल, तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, रीमा ने कहा। हाँ बोलो। वो देव की एक बचपन की दोस्त है पूर्वी, उसकी 20 दिन बाद जोधपुर में सगाई है। अब बच्चे तो बचपन से ही दोस्त हैं, तो पूर्वी ने सोचा कि क्यों ना देव और शिवानी की भी सगाई उसी दिन जोधपुर में एक साथ ही हो जाए, बच्चे खुश हो जाएंगे और कोई बात नहीं। रीमा ने कहा। 20 दिन में सगाई? आराधना ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, रीमा बोली। क्या, शिवानी के घर वाले नहीं मानेंगे? रीमा ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार दीदी और जीजाजी से पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ पूछ लेना, लेकिन अगर उनका अभी कोई इंतज़ाम ना हो तो उनसे बोल देना कि आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम ही मैनेज कर लेंगे, रीमा ने कहा। अरे नहीं बहन, ये क्या कह रही हो? मुझे पता है दीदी और जीजाजी मान जाएंगे, आखिर जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ हमारी खुशी भी है, कहते हुए आराधना हंसने लगी। हाँ वो तो है, बस बच्चों की खुशी ही अब हमारी खुशी है, रीमा ने थोड़ा हंसते हुए कहा। अच्छा रीमा, ये बता कि देव के दोस्त और उसके परिवार वाले तो तैयार हैं कि हम ही प्लान बनाए जा रहे हैं? आराधना ने पूछा। तू पूर्वी के परिवार के बारे में कह रही है? उसके मंगेतर विवेक के घर वाले भी तैयार हैं, क्योंकि पूर्वी और विवेक की लव मैरिज हो रही है ना, रीमा ने कहा। हाँ तो फिर तो दीदी और जीजाजी भी मान जाएंगे, तू फिक्र मत कर, सगाई जोधपुर में ही तय तारीख को होगी, आराधना ने कहा। चल अच्छा, मैं तुझे शाम तक कॉल करके बताती हूँ, आराधना ने कहा। ठीक है, कहते हुए रीमा ने फ़ोन काट दिया। रात के समय देव जैसे ही ऑफिस से लौटा, रीमा ने कहा कि जा बेटा, जल्दी फ्रेश होकर आ जा, आज तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है मैंने। अच्छा, आज कोई ख़ास दिन है क्या? देव ने हंसते हुए पूछा। जा, ज़्यादा सवाल ना कर, जल्दी जा और फ्रेश होकर आ, रीमा ने कहा। ओके माता श्री, कहता हुआ देव अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। अरे वाह, छोले और पनीर! खाना देखते ही देव के मुंह में पानी आ गया। हाँ खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है, रीमा ने देव को पूरी देते हुए कहा। तुझे पता है, आराधना मौसी का फ़ोन आया था, शिवानी के घर वाले मान गए हैं तेरी और शिवानी की सगाई जोधपुर में करने के लिए, रीमा ने कहा। सच? देव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, फिर एकाएक ही चुप हो गया। हाँ सच। चल अब तू भी अपनी सगाई की तैयारियों में लग जा, रीमा ने कहा। देव आज बहुत खुश था, सब कुछ उसके और पूर्वी के प्लान के मुताबिक जो हो रहा था। देव खाना खाकर जैसे ही अपने कमरे में गया, उसके कुछ ही देर बाद सालिन भी आ गए। मुबारक हो जी,
रीमा ने शालीन को देखते ही कहा। क्या हुआ मैडम, किस बात की मुबारकबाद? शालीन ने पूछा। अच्छा, तो अब आपको याद ही नहीं है। अच्छा, अब मैं समझा, शिवानी के घर वाले मान गए क्या? शालीन ने पूछा। हाँ, रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया। वैसे मैंने भी नंदन से बात कर ली है। वो कह रहा था कि हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही सब बंदोबस्त कर रखा है। शालीन ने कहा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब चलिए जल्दी कपड़े बदल कर खाना खा लीजिए, रीमा ने कहा। हाँ, अभी आया, कहते हुए शालीन कपड़े बदलने चले गए। उधर देव ने फिर पूर्वी को कॉल कर दिया, ये बताने के लिए कि शिवानी का परिवार भी जोधपुर में सगाई करने के लिए तैयार हो गया है। थोड़ी देर बात करने के बाद पूर्वी बोली कि देव, एक बात बोलूं? हाँ बोल ना। इतना तो तू बोलती है, तुझे कभी रोक पाया हूँ मैं? देव ने मजाक करते हुए कहा। यार सीरियस हो, मजाक नहीं कर रही, सुन तो सही। हाँ बोल, देव ने कहा। मैं क्या सोच रही थी कि मैं ना बिल्कुल अपने जैसा ही लहंगा शिवानी के लिए भी ले आऊँ। अच्छा भी लगेगा, दोनों एक जैसी ही लगेंगी और मेरी तरफ से शिवानी को पहली मुलाकात का तोहफा भी हो जाएगा, पूर्वी ने एक्साइटेड होकर कहा। हाँ यार, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है तू, देव ने पूर्वी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ तो चल, तू शिवानी के लिए अपने जैसा लहंगा मंगवा ले और मैं विवेक के लिए अपने जैसा कोट सूट मंगवा लेता हूँ। मैं भी उससे पहली बार ही मिलूँगा, दोनों भाई एक जैसे ही दिखेंगे, देव ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा। यार देव, तू हमेशा मेरे आइडियाज़ चुरा लेता है, लेकिन ठीक है, जो तू चाहे वो कर, पूर्वी ने हंसते हुए कहा। ओके तो डन, दोनों कपल एक जैसे ही दिखेंगे, देव ने कहा। ओके चल, मैं बाद में बात करती हूँ, बहुत सारा काम है, पूर्वी ने कहा। देव ने भी पूर्वी को बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। 20 दिनों के बाद सगाई के दिन आज देव, पूर्वी, विवेक और शिवानी सभी के परिवार वाले एक ही जगह पर हैं। बहुत बातें हो रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह दिख रही हो, लहंगे के साथ साथ ज्वेलरी और हेयर स्टाइल भी एक ही जैसी, पूर्वी और शिवांगी को देखते ही प्रीति ने कहा। अरे बहन जी, बहनें ही समझिए दोनों बच्चियों को, प्रीति की बात पर शिवांगी की माँ ने भी बोल दिया। और क्या आंटी, हम दोनों बहनें ही तो हैं, तो क्या हुआ जो मैं इसे उस देव से शादी करने दे रही हूँ, पूर्वी ने हंसते हुए कहा। हाँ माँ, और क्या, रिश्ते बनाने के लिए खून का एक होना जरूरी नहीं है, शिवानी ने कहा। दोनों माँओं ने अपनी अपनी बेटियों की बलाएं ली, आंख में आंसू तो थे ही, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी को विदा करने की पहली रस्म जो होने जा रही थी। उधर दोनों लड़कों ने भी जलसे में एक जैसे कपड़े पहनकर सबका ध्यान और वाहवाही भी लूट ली थी। महफिल में आए सभी लोग आज देव और पूर्वी की दोस्ती की मिसाल दे रहे थे, और देते भी क्यों ना, समाज की हर सोच से आगे जो थी उनकी दोस्ती। अब वक्त आया सगाई की रस्म करने का। पूर्वी और शिवानी, देव और विवेक सब साथ ही खड़े थे। शिवानी की बहन ने शिवानी को अंगूठी दी देव को पहनाने के लिए। देव और शिवानी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हो गई देव और शिवानी की सगाई। अब बारी आई विवेक और पूर्वी की। प्रीति ने जैसे ही पूर्वी को अंगूठी दी, पूर्वी चौंक गई। माँ, ये वो अंगूठी नहीं है जो मैं विवेक के लिए लाई थी। उसने तुरंत ही देव का हाथ पकड़कर उसकी अंगूठी देखा तो चौंक गई कि ये तो वही अंगूठी है जो वो विवेक के लिए लाई थी। अब क्या होगा? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, ऐसे सगाई में पहनाई गई अंगूठी उतार कर दूसरी पहनाना अच्छा नहीं होता है। पूर्वी उदास तो हो गई थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। विवेक और देव के समझाने पर उसने विवेक को अंगूठी पहना दी और पूर्वी और विवेक की भी सगाई हो गई। देव के लिए लाई हुई अंगूठी पूर्वी ने विवेक को पहना दिया और विवेक के लिए लाई हुई अंगूठी शिवानी ने देव को पहना दिया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या ये यही था नियति का लिखा? सगाई के लगभग 1 महीने बाद देव और शिवानी अब एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके थे। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें, अब दोनों एक दूसरे को समझने भी लगे थे। या यूँ कह लें कि अरेंज मैरिज में भी दोनों को लव मैरिज वाली फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही होना मंजूर था। आज सुबह के समय प्रीति के घर फ़ोन की घंटी बजती है। प्रीति ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, नमस्ते मम्मी जी। अरे विवेक बेटा, और बताओ क्या हाल है? पूर्वी का फ़ोन नहीं लग रहा है क्या? रुको, मैं उसको बुलाती हूँ। प्रीति जैसे ही पूर्वी को आवाज़ लगाने लगती है, विवेक जल्दी से रोकते हुए बोलता है, अरे अरे नहीं आंटी, मुझे आज पूर्वी से नहीं आपसे बात करनी है। अच्छा हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
प्रीति ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। आंटी, वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज ना मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है, तो उसने मुझे और पूर्वी को एक साथ आने को कहा है। बस मैं आपसे इस बात की इजाज़त लेना चाहता हूँ कि क्या मुझे पूर्वी को आज रात अपने साथ ले जाने की अनुमति देंगी? विवेक ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज नहीं तो कल आखिर पूर्वी तुम्हारी ही अमानत तो होने वाली है, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन एक बात बेटा, कहते हुए प्रीति रुक गई। जी मम्मी जी, बोलिए, विवेक ने कहा। बेटा, वो पूर्वी ना कभी अकेले कहीं नहीं गई है, बस उसका ख्याल रखना और जल्द ही रात में उसे तुम खुद ही घर तक छोड़ जाना, प्रीति ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। मम्मी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूर्वी को कुछ नहीं होगा, मैं समय पर उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा, विवेक ने प्रीति को ढांढस देते हुए कहा। अच्छा ठीक है बेटा, शाम में घर आ जाना पूर्वी को लेने, प्रीति ने कहा। विवेक ने भी प्रीति को नमस्ते बोलते हुए फ़ोन रख दिया। प्रीति का फ़ोन कटने के तुरंत बाद ही विवेक ने पूर्वी को कॉल कर दिया, ये बताने के लिए कि विवेक ने उसकी माँ से अनुमति ले ली है कि तुम मेरे साथ रात में पार्टी में जा सकती हो। हालांकि पूर्वी को ये नहीं मालूम था कि आज कोई पार्टी है जिसमें विवेक उसे ले जाना चाहता है। यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं ब्यूटी पार्लर ना हो आती, पूर्वी ने निराश होकर कहा। अरे मेरी जान, तुम पहले ही इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें किसी ब्यूटी पार्लर की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ज़्यादा अच्छी लगने लगे तो पार्टी में किसी ने अगर तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा, विवेक ने पूर्वी को मस्का लगाते हुए कहा। शट अप विवेक, तुम ना मुझे ज़्यादा आसमान पर मत चढ़ाओ, एक तो बताया नहीं, ऊपर से अब झूठी तारीफ कर रहे हो, पूर्वी ने थोड़े से नाराज़गी भरे स्वर में कहा। खैर ये बताओ, तुमने मुझसे ना पूछकर माँ से क्यों पूछा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ या नहीं? अगर मैं अब ना जाऊँ तो? पूर्वी ने सोचते हुए मजाक में पूछा। क्योंकि स्वीट हार्ट, मुझे पता है तुम औरों के जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैं तुमसे पहले भी पूछता तो तुम्हारा जवाब यही होता कि पहले माँ पापा से पूछ लो, फिर बताती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों मैं सीधे मम्मी जी से ही पूछ लूँ। अगर वो मना कर देंगी तो मैं तुमसे बताऊँगा ही नहीं, जिससे कि तुम उदास हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सरप्राइज़ दिया, विवेक ने कहा। अच्छा तो ये बात है, जनाब को इतनी फ़िक्र है मेरी, बस ऐसे ही हमेशा प्यार और फिक्र करते रहना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, पूर्वी ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। हाँ बाबा, जब तुम ही नहीं खुश रहोगी तो भला कैसे खुश रहूँगा। अच्छा, मैं रात में 9 बजे ठीक आऊँगा, रेडी रहना। ओके, विवेक ने कहा। हाँ ठीक है, और सुनो, पूर्वी ने कहा। क्या? ब्लू कलर की शर्ट पहन कर आना, तुम पर बहुत सूट करती है, पूर्वी ने कहा। ओके डियर, चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय, सी यू एट नाइट, विवेक ने कहा। पूर्वी ने विवेक को बाय बोलते हुए फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी, अब जितनी जल्दी हो सके आप मुहूर्त निकाल दीजिए, मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं होता, रीमा के घर आए पंडित जी से रीमा ने कहा। जी रीमा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा सटीक और कुशल मुहूर्त आपको बताता हूँ कि बच्चों का वैवाहिक जीवन एकदम बढ़िया रहेगा, पंडित जी ने शिवानी और देव की कुंडलियाँ मिलाते हुए कहा। जी पंडित जी, रीमा बोलकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। बहन जी, सभी नक्षत्र और ग्रहों को यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा और सबसे जल्दी विवाह का योग अगले महीने की एकादशी का बन रहा है, पंडित जी ने कुंडली देखते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, मैं ऐसा ही मुहूर्त सोच रही थी, रीमा खुशी जाहिर करते हुए बोली। इससे तो साफ हो गया था कि देव और शिवानी की शादी अगले महीने की एकादशी को है और पूर्वी और विवेक की शादी से पहले रात के समय कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। प्रीति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक खड़ा था। विवेक ने प्रीति को देखते हुए उनके पैर छुए। अरे बेटा, तुम आ गए, ये लड़की अभी भी तैयार ही हो रही है, आओ तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, प्रीति ने विवेक को देखते ही कहा। नहीं आंटी, मुझे चाय नहीं पीना, आप बस जल्दी से पूर्वी को बुला दीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ तुम आकर बैठो तो सही, कहते हुए प्रीति पूर्वी को बुलाने चली गई। पूर्वी, पूर्वी बेटा, विवेक आ गया, तू अभी तक तैयार नहीं, जल्दी कर थोड़ा, आवाज़ लगाते हुए प्रीति पूर्वी के कमरे में गई। हाँ माँ, बस 2 मिनट, और पूर्वी ने आवाज़ लगाई। जैसे ही प्रीति ने पूर्वी को तैयार देखा तो कहा, नज़र ना लगे मेरी बिटिया, कैसी परी जैसी दिख रही है, अब जा जल्दी, विवेक तेरा इंतज़ार कर रहा है। हाँ माँ चलिए, कहते हुए दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर निकल जाती हैं। विवेक भी पूर्वी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। आज पूर्वी ने क्रीम और लाल रंग का
शरारा पहना हुआ है जिसमें पूर्वी बिल्कुल अप्सरा लग रही है। 5-6 मिनट बैठने के बाद दोनों प्रीति के पैर छूकर पार्टी के लिए निकल गए। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। पूर्वी और विवेक के जाने की थोड़ी ही देर बाद नंदन भी आ गए। अरे प्रीति, ये पूर्वी नहीं दिखाई दे रही है, नंदन ने कुर्सी पर बैठते समय कहा। जी वो विवेक के साथ उसके किसी दोस्त की बहन की शादी में गई है। उसने पूर्वी को लाने को कहा था। ऐसा नहीं है, उसने मेरी इजाज़त नहीं ली। सबसे पहले उसने मुझसे ही फ़ोन करके पूछा था, फिर उसके बाद ही उसने पूर्वी को बताया। नंदन को चाय देते हुए प्रीति ने कहा। प्रीति, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे क्यों बेचैनी और घबराहट हो रही है, नंदन ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है जी, आप शायद आज ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए, प्रीति ने नंदन को सांत्वना देते हुए कहा। चलो भाई, तुम्हारा कहा भी मान लेते हैं, नंदन कुर्सी से उठते हुए कहते हैं। कोटा, देव तेरी शादी की तारीख आज पंडित जी बता कर गए हैं। अगले महीने की एकादशी सबसे अच्छा मुहूर्त है। मैंने तो शिवानी के घर वालों से भी बता दिया है, वो बिल्कुल तैयार है। आज रात देव को खाना परोसते समय रीमा ने कहा। अरे माँ, इतनी जल्दी, देव ने पूछा। हाँ, क्योंकि अब मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ, रीमा ने कहा। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। खाना खाकर देव अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी ओर पार्टी में गए पूर्वी और विवेक को देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि ये दोनों ही दूल्हा और दुल्हन हैं। देव का दोस्त अमन, जिसकी बहन की शादी थी, ने पूर्वी को देखते ही कहा। यार विवेक, कहाँ मिल गई तुझ जैसे बंदर को इतनी सुंदर भाभी? मिल गई, बस क्या बताऊँ यार, बस भगवान बड़ा मेहरबान है मुझ पर जो मुझे पूर्वी मिली, विवेक ने पूर्वी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। पूर्वी भी विवेक को देखकर हल्का हल्का शर्मा रही थी। अच्छा, तो कब कर रहे हो तुम लोग शादी? अमन ने पूछा। बस 2 महीने बाद ही, विवेक ने कहा। अच्छा विवेक और भाभी जी, आप लोग एंजॉय करिए, खाना खाइए, मुझे बहुत काम है, बारात बस आने ही वाली है। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे बता देना, कहता हुआ अमन बाहर की ओर चला गया। देखा मेरी पसंद कितनी अच्छी है, जिसको देखो वही तारीफ़ करता है, विवेक ने कहा। हाँ, एक मेरी पसंद है, जिसको देखो वही बंतर कहने लगता है, कहते हुए पूर्वी हंसने लगी। हाँ कह लो भाई, तुम्हारा ही राज है, मैं बंदर ही सही, विवेक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो मेरे हीरो हो, सबसे अच्छे और सबसे हैंडसम। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, विवेक बोला। अच्छा विवेक, जल्दी चलो बारात देखने, क्योंकि मुझे जल्दी घर भी जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी, घर से फ़ोन आने लगेंगे, वैसे भी रात के 12 बज ही चुके हैं, कहते हुए पूर्वी विवेक का हाथ पकड़कर बारात देखने जाती है। बस कुछ ही देर में बारात भी आ गई। बारात को देखते ही पूर्वी एक अलग ही ख्यालों में दुनिया में खो गई। शायद वो अपनी आंखों में अपने आने वाले कल के सपने देख रही थी कि एक दिन उसकी भी ऐसी ही बारात आएगी, वो भी एक दिन दुल्हन बनेगी, ऐसा ही जश्न और माहौल उसकी शादी में भी होगा। वो सोच ही रही होती है कि विवेक उसे टोकते हुए कहता, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? अब अंदर भी चलो, दूल्हा और बाराती सब अंदर जा चुके हैं, और तुम हो कि? पूर्वी चौंकती हुई बोली। हाँ हाँ चलो, वो मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। दोनों शादी के पंडाल में चले गए। लगभग 2 घंटे बाद, विवेक, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, रात के 2 बज रहे हैं, माँ मेरा इंतज़ार में सोई नहीं होगी, पूर्वी ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। हाँ क्यों नहीं, बस 2 मिनट रुको, मैं अमन से बता दूं कि हम जा रहे हैं, फिर चलते हैं, विवेक ने कहा। दोनों अमन के पास गए, थोड़ी बातचीत की, फिर दोनों निकल लिए अपने घर की तरफ। विवेक ने पूर्वी को अपनी बाइक पर बैठाया और चल दिया पूर्वी को उसके घर छोड़ने के लिए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि विवेक के पास एक कॉल आया। यार विवेक, कहाँ है तू? सामने से आवाज़ आई। यार मैं तो पूर्वी को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, विवेक ने कहा। तुझसे बहुत ज़रूरी काम था, अगर तू अभी आ जाता तो, सामने वाला कहते हुए रुक गया। विवेक, अगर बहुत ज़रूरी है तो तुम चले जाओ, अब थोड़ी ही दूर घर बचा है, मैं अकेले जा सकती हूँ, पूर्वी ने भी कह दिया। लेकिन पूर्वी, तुम अकेले, वो भी इतनी रात में? विवेक चिंतित होते हुए बोला। हाँ तो क्या हुआ, 10 मिनट का ही तो रास्ता बचा है, मैं चली जाऊँगी, पूर्वी ने कहा। ओके ठीक है, लेकिन फ़ोन पर अपनी लोकेशन चालू रखना, विवेक ने कहा। हाँ बाबा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं लोकेशन ऑन कर दूँगी और घर भी चली जाऊँगी, अब तुम जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, कहते हुए पूर्वी बाइक से उतर गई।
ठीक है, लेकिन सतर्क होकर जाना, रोड पर बहुत सन्नाटा है, कहते हुए विवेक ने यू टर्न ले लिया। विवेक चला गया और सुनसान रास्ते में पूर्वी अकेले ही अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी 2 ही मिनट हुए थे कि तीन बाइकों पर 5 लड़कों ने पूर्वी के आगे गाड़ी लगा दी। अरे मैडम, इतनी रात में अकेली कहाँ? हम छोड़ दें? उनमें से एक ने पूछा। जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं खुद से चली जाऊंगी, पूर्वी ने कुछ असहज होते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे जाने मन, हमारे होते तुम अकेली कैसे रहोगी? दूसरा लड़का बोला। ये क्या बदतमीजी है, अपनी जबान संभाल कर बोलो, पूर्वी ने गुस्साते हुए कहा। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों होती हैं? हम तो आपसे बड़ी प्यार से बातें कर रहे हैं और आपका अपना प्यार दिखाना भी चाहते हैं, तीसरा बोला। पूर्वी ने आओ देखा ना ताओ देखा। उसने उस लड़के को जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? हटो मेरे सामने से, जाने दो मुझे। साली, तेरी हिम्मत, तूने मुझे तमाचा मारा, अभी दिखाता हूँ तुझे मर्द क्या होता है, पकड़ साली को, कहते हुए उनमें से एक ने पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटने लगा। पूर्वी कोई कमज़ोर लड़की थोड़ी थी, उसने लड़के के हाथ में जोर से दांत काटा और तेजी से दौड़ने लगी। पूर्वी तो पैदल ही थी, मगर वो राक्षस बाइक पर थे। इसका मतलब पूर्वी की हार तो तय ही थी। वो जल्द ही बाइक भगाने लगे और पूर्वी को ओवरटेक कर लिया। पूर्वी की दिल की धड़कनें डर की वजह से बहुत तेज़ हो गई थी, लेकिन वो अपना डर जाहिर नहीं होने दे रही थी। लेकिन आंखें तो बता ही देती हैं सब कुछ। तभी उनमें से एक लड़का बाइक से उतरा और पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए बोला, साली, तुझ में बहुत गर्मी है ना, चल अब हम तुझे बताते हैं कि गर्मी क्या होती है। 2 लड़कों ने मिलकर उसे एक बाइक पर बैठाया। उन लोगों ने उसका मुंह दबा दिया जिससे कि वो चिल्ला ना सके। पूर्वी छटपटा रही थी, लेकिन उन लड़कों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी तमाम कोशिश से भी उसको होने वाली गुनाह से बचा नहीं सकती थी। वो सब पूर्वी को लेकर वहीं किसी सुनसान खंडहर में ले गए। पूर्वी उन सब के आगे गिड़गिड़ा रही थी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी उनमें से एक ने कहा, यार मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं शुरू करता हूँ, कहते हुए उसने पूर्वी का दुपट्टा हटा दिया। तभी दूसरा बोला, अभी नहीं यार, वो बस आता ही होगा, उसने कहा था कि पहले वो करेगा फिर हम लोग। इतना सुनते ही पूर्वी के मन में कई सवाल उठने लगे कि क्या ये एक साजिश है? क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? कहीं इसके पीछे विवेक का तो हाथ नहीं? कई तरह के सवालों में उलझी पूर्वी ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने लगी। तभी उन लड़कों में से एक ने पूर्वी का फ़ोन लिया और उसको 3-4 तमाचे मारते हुए कहा, साली, हमसे चालाकी करेगी? हमसे, और उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं खिड़की से बाहर फेंक दिया। पूर्वी उनसे अपनी इज्जत बख्शने की भीख मांग रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तभी उन लड़कों ने उसका मुंह उसी के दुपट्टे से बांध दिया। यार कब आएगा वो? मैं ही शुरू कर दूं क्या? पता नहीं साला क्या कर रहा है, कहते हुए उसने किसी को फ़ोन मिलाते हुए कहा, अबे कहाँ है तू, जल्दी आ, नहीं तो सुबह आएगा क्या? सामने से आवाज़ आई, पीछे देख। सभी लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आ चुका था। उन सब के चेहरे पर हवस से भरी मुस्कुराहटें थीं। जब पूर्वी ने उस इंसान का चेहरा देखा तो मानो उसके सर से आसमान ही गायब हो गया। यार कहाँ था तू? इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे पता है कब से हम सब अपने आप पर काबू कर रखे हैं। यार चल यार, जल्दी शुरू कर, नहीं तो मैं ही। उन्हीं में से एक लड़का कहते हुए चुप हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है साले, अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा मैडम को भी जरा देख लूँ, नहीं तो हमारे प्यार के बाद वो देखने लायक ही ना बचे। दूसरे लड़के के गले में हाथ डालकर कहते हुए वो हंसने लगा। वैसे भाई माल बहुत कड़क है, पूर्वी को देखकर उन्हीं में से एक बोला। पूर्वी आज शायद अपने भाग्य पर रो रही थी। वो उन सबकी कैद से छूटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उन 6 दरिंदों के सामने नाकाम हो रही थी। शराब लाई गई, सभी लड़कों के जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद उन लड़कों ने सरगना ने पूर्वी का मुंह खोलने को दूसरे लड़कों से कहा। उनमें से एक लड़का पूर्वी का मुंह खोलने गया। जैसे ही उसने पूर्वी का मुंह खोला, पूर्वी ने उसके पेट पर जोरदार लात मारकर भागने की कोशिश की। वो लड़का तो कुछ दूरी पर गिर गया, लेकिन पूर्वी भी भागने में सफल ना हो सकी, क्योंकि और भी राक्षस मौजूद थे वहाँ। फिर सरगना लड़के ने उसे जोर का तमाचा मारते हुए ज़मीन पर लिटा दिया। साले, तुझे तो जब से देखा था तभी से तेरे साथ सोने के सपने देख रहा था। आज मौका मिला तुझे प्यार दिखाने का। देख
मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दो, बख्श दो मेरी इज्जत। पूर्वी ने रोते हुए हाथ जोड़कर उससे विनती की, लेकिन वो सब हवस और वासना की आग में इतना तृप्त थे कि उनको पूर्वी की याचनाएं और गिड़गिड़ाहट और उसकी तड़प की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं ये कहाँ रह गई। अभी 1 घंटे पहले ही मुझसे फ़ोन करके कह रही थी कि माँ मैं बस निकल ही रही हूँ, इतनी देर हो गई है, अब तक आई क्यों नहीं? रात के 3 बजने वाले हैं। प्रीति एक बार घड़ी को देखती, फिर दरवाजे पर पूर्वी का इंतज़ार करती। उसकी सारी रात पूर्वी का इंतज़ार करने में कटी जा रही थी। प्रीति भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक ही हो। वहाँ पूर्वी अपनी इज्जत बचाने के लिए हजारों नाकाम कोशिशें कर रही थी। आखिरकार उसके चीरहरण का समय भी आ गया। वो नहीं बचा पाई खुद को और वो हार गई आखिर उन दरिंदों के आगे। एक मासूम और नाजुक सी जान, उस लड़के ने पूर्वी को ज़मीन पर लिटाकर कई थप्पड़ मारे और उसके शरीर के सभी कपड़ों को दीमक की तरह खा गया। पूर्वी अपनी भरपूर ताकत से अपने हाथ पैर चलाती रही, लेकिन उन 6 भेड़ियों से अकेले लड़ने में सामर्थ्य ना हो सकी। उसने पूर्वी के गालों के हर कोने पर दांत काटा। उसने पूर्वी के बाल पूरी तरह से पकड़े और उसके होठों पर एक ऐसा दांत काटा कि खून की लहरें दौड़ पड़ी। पूर्वी आज तो सिर्फ शारीरिक आघात से ही जूझ रही थी। अगर आज उसकी जान बच भी गई तो ये ज़िंदगी भर उसके लिए नासूर बना रहेगा। ये तो सिर्फ उनकी दरिंदगी का एक झलक था। वो तो पूर्वी को जीते जी जहन्नुम दिखाना चाह रहे थे। पूर्वी की छटपटाहट उनके लिए बाधा बन रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने उसके सर किसी भारी हथियार से हमला कर दिया, जिससे पूर्वी बेहोश हो गई। सभी दरिंदों ने उसका बहुत ही भयानक तरीके से बलात्कार किया और उसके शरीर के हर अंग को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश भी की। पूर्वी के सर पर भारी हथियार से कई वार कर गए वो। लगभग 3:30 बज चुके थे, लेकिन पूर्वी अब घर नहीं पहुंची थी। प्रीति का हाल बहुत बुरा हो रहा था। प्रीति तुरंत ही अपने कमरे में गई और नंदन को उठाते हुए बोली, सुनिए जी, उठिए ना, उठिए, देखिए रात के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन पूर्वी अभी तक घर नहीं लौटी। नंदन आधी नींद में बोले कि पार्टी में होगी, फ़ोन करके पूछ लो, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता है। प्रीति ने कहा, तो फिर विवेक को फ़ोन कर लो। विवेक भी बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। प्रीति ने कहा, सुनिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ विवेक के घर चलिए ना। प्रीति ने चिंता जताते हुए कहा। नंदन भी अब शायद थोड़े चिंतित हो गए थे। वो तुरंत ही उठकर पूर्वी के फ़ोन पर फ़ोन करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था बार बार। फिर नंदन ने विवेक को भी कई कॉल्स किए, लेकिन विवेक ने एक बार उनके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। मेरा कुर्ता उठाओ, कहते हुए नंदन बेड से उठे। नंदन और प्रीति विवेक के घर के लिए रात में ही निकल पड़े। कुछ ही देर में दोनों विवेक के घर पहुंच गए। प्रीति ने विवेक के घर की घंटी बजाई। अरे समधन जी, इतनी रात में कोई बात हो गई क्या? विवेक की माँ ने दरवाज़ा खोलते ही प्रीति से कहा। बहन जी, विवेक आ गया क्या पार्टी से? प्रीति ने विवेक की माँ को देखते ही पूछा। हाँ, वो तो आ गया, लेकिन आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। इतना सुनते ही प्रीति और नंदन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रीति और नंदन जैसे अंदर गए, विवेक की माँ उसे जगाने उसे कमरे में गई। वहीं प्रीति और नंदन मन ही मन बहुत घबरा रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। विवेक ने जैसे ही प्रीति और नंदन को बैठे देखा तो उसने उनके दोनों के पैर छुए। अरे मम्मी जी, पापा जी, आप लोग इतनी रात में, सब ठीक तो है? विवेक ने पूछा। बेटा, पूर्वी कहाँ है? अभी तक घर नहीं लौटी वो, नंदन ने पूछा। ये सुनते ही विवेक चौंक गया। क्या, पूर्वी घर नहीं गई अभी तक? कहाँ गई होगी वो? मैं उससे मना कर रहा था कि पहले घर छोड़ दूँ तुम्हें, फिर बाकी के काम करूँ, लेकिन वो मानी नहीं। क्या नहीं मानी? और तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? प्रीति ने पूछा। मम्मी जी, वो मैं जब पूर्वी को लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक बहुत ज़रूरी फ़ोन आ गया था। मैं तो पूर्वी से कह रहा था कि पहले उसे घर छोड़ दूँ, फिर मैं जाऊँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम जाओ, मैं खुद से ही चली जाऊँगी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। विवेक ने कहा। तो बेटा, तुम्हें हमारा फ़ोन तो उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया तुमने? प्रीति ने तुरंत ही बोला। वो मम्मी जी, जब मैं पूर्वी को छोड़कर जा रहा था, तभी रास्ते में कहीं मेरा फ़ोन गिर गया था। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला, शायद इसीलिए ना मिल रहा हो। विवेक ने प्रीति को जवाब दिया। बेटा, हमें उस जगह ले चलो जहाँ तुमने पूर्वी को छोड़ा था।
कुर्सी से खड़े होते हुए नंदन ने कहा। हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, सुबह भी होने को आई है। प्रीति ने नंदन का समर्थन करते हुए कहा। जी चलिए, कहते हुए विवेक शर्ट पहनने चला गया। बहन जी, भाई साहब, आप लोग चिंता मत करिए, पूर्वी बिल्कुल ठीक ही होगी, विवेक की माँ ने प्रीति और नंदन को सांत्वना देते हुए कहा। कुछ ही देर में विवेक शर्ट पहनकर आ गया। प्रीति, नंदन और विवेक निकल उसी जगह पर पूर्वी को ढूंढने के लिए गए जहाँ विवेक ने पूर्वी को छोड़ा था। थोड़ी ही देर में तीनों उसी जगह पर पहुंच गए। मम्मी जी, पापा जी, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने पूर्वी को उतारा था। बेटा, तुम्हें सही से याद है कि ये वही जगह है? नंदन ने पूछा। जी पापा जी, मुझे अच्छे से याद है, ये वही जगह है। पूर्वी पूर्वी जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए तीनों ही पूर्वी को अलग अलग दिशा में ढूंढने लगे। बड़ी मशक्क़त करने के बाद भी किसी को पूर्वी नहीं मिली। तीनों थक हार कर फिर से एक ही जगह पर आ गए। बेटा, क्या आज पार्टी में वहाँ कोई पूर्वी की सहेली भी आई थी जिसके साथ पूर्वी जा सकती है? प्रीति ने विवेक से हाँफते हुए पूछा। नहीं मम्मी जी, वहाँ तो कोई भी पूर्वी को नहीं जानता था, और अगर वहाँ उसका कोई जान पहचान का होता तो वो मुझे पहले ही बता देती, विवेक ने थोड़ा हाँफते हुए कहा। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, कहीं कुछ? प्रीति ने नंदन के सामने रोते हुए कहा। प्रीति, परेशान मत हो, हमारी पूर्वी जहाँ भी है सुरक्षित ही होगी। नंदन प्रीति को संभालने की कोशिश कर रहा था। मम्मी जी, पापा जी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, वो लोग जल्दी ही पूर्वी को ढूंढ लेंगे। विवेक कहने में हिचकिचा तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कह ही दिया। विवेक बिल्कुल सही कह रहा है जी, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, प्रीति ने नंदन से कहा। पहले तो नंदन थोड़ा बदनामी के डर से हिचकिचा रहे थे कि जवान बेटी का मामला है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, लेकिन फिर बार बार विवेक और प्रीति के कहने पर वो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए तैयार हो गए। रात के 5 बज रहे थे। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां तीनों की बहुत मिन्नतें करने के बाद भी उन लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखी गई। उनको ये कहकर लौटा दिया गया कि 24 घंटे से पहले हम कंप्लेंट नहीं लिख सकते, आपको कम से कम 24 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी रात से गायब है, ऐसा ना कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रीति ने पुलिस वालों के सामने रोते हुए कहा। लेकिन प्रीति के दर्द और आंसू का एहसास उनको फिर भी ना हुआ और उन लोगों ने 24 घंटे से पहले कंप्लेंट लिखने से सरासर मना कर दिया। प्रीति ने पुलिस वालों को मौके पर ही जी भर कर कोसा। नंदन और विवेक ने जैसे तैसे प्रीति को समझाया और उसे घर वापस चलने को कहा। अब प्रीति, नंदन और विवेक तीनों ही लौटकर पूर्वी के घर आ गए थे। प्रीति का आज रो रो कर बहुत बुरा हाल है कि पता नहीं किस हाल में होगी पूर्वी। नंदन को भी पूर्वी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन एक बाप अपने दुख और दर्द आंसुओं में जल्दी नहीं ढालता। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने पूर्वी को पहली बार रात में जाने की इजाज़त दी, प्रीति ने रोते हुए कहा। मम्मी जी, इसमें सारी गलती मेरी ही है, ना ही मैं पूर्वी को ले जाता और ना ही आज पूर्वी हमसे दूर होती, विवेक ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। नहीं, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये भगवान की इच्छा है शायद। तुम लोग ऐसे खुद को दोष देकर अपनी हिम्मत ना हारो। अभी से, नंदन ने प्रीति और विवेक दोनों को समझाते हुए कहा। कहाँ है आखिर मेरी बच्ची, किस हाल में होगी? हे भगवान, मेरी बेटी जहाँ भी हो बस सलामत हो, प्रीति ने रोते हुए प्रार्थना की। प्रीति, तुम ऐसे बेहाल मत हो, हमारी प्रीति एक शेरनी माँ की शेरनी बिटिया है, उसको कुछ नहीं होगा, नंदन ने कहा। मम्मी जी, पूर्वी आज के समाज की लड़की है, वो अच्छा बुरा और सही गलत सब जानती है, वो ठीक ही होगी, नंदन के पीछे से विवेक भी बोला। पूर्वी का इंतजार करते करते सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन पूर्वी का कोई अता पता नहीं था। वहीं उस सुनसान खंडहर में पूर्वी लहूलुहान हालत में पड़ी थी। वहीं कोटा में देव और शिवानी की शादी की तैयारियां चल रही थी। बेटा, तूने मेहमानों की लिस्ट तो तैयार कर ली है ना? और हाँ, हमें कुछ कार्ड शिवानी के घर भी भेजने हैं, रीमा ने देव को नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। हाँ माँ, मैंने सभी मेहमानों की लिस्ट बना ली है, और बाकी जो आपकी सहेलियाँ और पापा के दोस्त हैं उन सबको तो आप लोग जाने। वैसे माँ, हम शिवानी के कुछ कार्ड्स क्यों भेजेंगे? देव ने नाश्ता खाते खाते कहा। ओह, तू इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक नहीं समझ पाया।
हम उनके घर कुछ कार्ड्स भेजेंगे और वो हमारे घर कुछ कार्ड्स भेजेंगे, जिससे हम लोग अपने अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों को एक दूसरे की तरफ से भी न्योता दे सके, रीमा ने देव को समझाते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, तो फिर तो मैं तो शिवानी की तरफ का भी कार्ड भेजूंगा पूर्वी को, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तू उसे सबसे पहले देना। जब तू उसे इतना ही चाहता है तो उसे अपनी दुल्हन क्यों नहीं बना लिया। रीमा के मुंह से ये लाइन सुनकर देव जैसे स्तब्ध ही रह गया। माँ, मैं तो बचपन से ही चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहती थी मेरी दुल्हन बनना, देव ने बिना कुछ सोचे समझे रीमा के सामने बोल दिया। अच्छा, तो तुझे हमसे पहले बताना चाहिए था, और मैं और तेरे पापा जाते ना पूर्वी के घर तेरा रिश्ता लेकर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे शिवानी भी बहुत पसंद है, पूर्वी को बस दोस्त ही रहने दे, कहते हुए रीमा और देव हंस पड़े। जोधपुर। आज सुबह सुबह उसी खंडहर की तरफ शौच करने आए एक लड़के ने देखा कि खंडहर के बाहर एक क्रीम रंग का दुपट्टा पड़ा है और वो भी खून से लथपथ। जब उसने अंदर जाकर देखा तो एक लड़की पूर्वी बेहद जख्मी हालत में खंडहर में पड़ी है, जिसको देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वो लड़का पूर्वी की ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन घुमाया। थोड़ी ही देर में पुलिस की फोर्स भी आ गई। आज हमेशा वीरान और सुनसान पड़े रहने वाले खंडहर पर हजारों लोगों की भीड़ थी। पुलिस वाले सबको दरकिनार करते हुए पूर्वी तक पहुंचे। सर, लगता है ये जिंदा है, अभी इसकी नब्ज चल रही है, महिला कांस्टेबल ने तुरंत ही सीनियर ऑफिसर को सूचना दी। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलवाया गया और पूर्वी को सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। ऐसे मौके पर मीडिया वालों को आने में देर लगती है क्या। देखिए, जोधपुर के पुराने खंडहर इलाके से आ रही एक रूह को हिला देने वाली बड़ी खबर। एक 24 से 25 की उम्र की लड़की का बहुत भयंकर तरह से बलात्कार, और इतना ही नहीं, उसको जान से मारने की कोशिश भी की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा बस इतना ही बताया गया है कि बलात्कार को बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से अंजाम दिया गया। हालांकि अपराधियों की कई कोशिशों के बाद भी लड़की की नब्ज अभी भी चल रही है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर की झकझोर कर रख देने वाली घटना को हर न्यूज़ चैनल पर मुख्य हेडलाइन के तौर पर दिखाया जा रहा है। प्रीति, नंदन, देव, विवेक और उनका परिवार अभी तक पूर्वी के साथ हुई इस अमानवीय घटना से पूरी तरह अनजान थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैलने वाली है। आज ऑफिस जाने के बाद वहां पहुंचकर देव ने जैसे ही अपना फेसबुक चालू किया तो सबसे पहले ही जोधपुर में हुए बलात्कार की घटना ट्रेंडिंग न्यूज़ के रूम में मेन पेज पर आ गई। खबर पढ़ते ही जैसे ही देव को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन खुद संभालते हुए बोला, कौन होते हैं ये दरिंदे, कहाँ से आते हैं ये शैतान, अगर मेरा बस चले तो सालों को एक एक को उड़ा दूँ। पता नहीं देव के दिमाग में क्या सूझा, उसने पूर्वी को कॉल कर दिया। लेकिन देव ये नहीं जान रहा था कि जिस पूर्वी से वो बात करना चाहता है वो खबर उसी के बारे में है जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रही है। देव ने पूर्वी को फ़ोन तो किया, लेकिन 2 बार 3 बार स्विच ऑफ बताने पर उसने फिर कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि कभी कभी ज़्यादा रात तक फ़ोन चला लेने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। थोड़ी देर बैठकर देव को सोचता रहा, लेकिन जल्द ही वो उन सब से बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। जोधपुर में हुए उस अति भयंकर बलात्कार की घटना अब चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर ये संग्राम एक महासंग्राम में तो मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयानों के बाद ही बदलने वाला था। उधर प्रीति, नंदन और विवेक प्रीति का इंतजार कर रहे थे। प्रीति का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। विवेक और नंदन प्रीति को उम्मीद और हिम्मत बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन एक माँ की ममता कब तक मौन रह सकती है। पूर्वी के ना आने की वजह से ही आज प्रीति और नंदन में से किसी ने भी टीवी नहीं चालू किया था जिससे वो खबर देख सके। वहीं विवेक का फ़ोन गिर चुका था, जिससे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कोई अपडेट मिलने की उम्मीद नहीं थी। वहीं मीडिया को जिस बात का इंतज़ार था वो समय भी आखिरकार आ ही गया। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लड़की की उम्र 24 से 25 है। ये एक बहुत ही भयंकर घटना है। लगभग 5 या उससे ज़्यादा लोग रहे होंगे, जिसे बलात्कारियों ने पीड़िता के सर के कुछ बाल जड़ सहित उखाड़ लिए हैं। उसके होठों को ऐसे काटा गया है कि दांत मांस को फाड़ता हुआ निकल गया है। गालों पर इतने गहरे घाव है कि ऐसा लगता है कि किसी नुकीली चीज़ से चेहरा चीरने की कोशिश की गई हो। पीड़िता का बायां हाथ भी टूटा हुआ है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा निर्दयता तो तब की गई
जब पीड़िता के प्राइवेट अंगों को किसी भारी चीज़ जैसे जूतों से बुरी तरह कुचला गया हो। सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी डॉक्टर स्वाति मेहरा सैकड़ों मीडिया वालों से जब रिपोर्ट शेयर की तो सबकी आंखों में आंसू के साथ साथ एक अलग ही आक्रोश भी था। वैसे मैडम, क्या पीड़िता की जान बच सकती है या नहीं? देखिए, अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लड़की की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को जवाब देते हुए डॉक्टर स्वाति हॉस्पिटल के अंदर चली गई। तकदीर का खेल तो देखिए साहब, पूरे जोधपुर या यूं कह लें कि आधे हिंदुस्तान को इस आपराधिक घटना के बारे में पता चल चुका था, लेकिन नंदन और प्रीति अभी भी पूर्वी के घर वापस आने की राह में आस लगाए बैठे हुए हैं। 4-5 घंटे हो चुके थे, लेकिन पूर्वी की स्थिति अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ था। लेकिन मीडिया अपने सवालों का पिटारा बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर, क्या अभी तक पीड़िता के परिवार वालों या जान पहचान वालों को कोई पता नहीं चला? अस्पताल से अपडेट लेकर बाहर निकलते हुए सीनियर ऑफिसर से मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर कर चुका था। देखिए, हमें जैसे ही कुछ भी नया केस के विषय में पता चलता है, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें हमारा काम करने दें, कहते हुए बाकी के कांस्टेबल मीडिया वालों को हटाने लगे। सर, लेकिन क्या बलात्कारियों को सजा या मौत मिलेगी या नहीं, या उन्हें यूं ही सरेआम घूमने देंगे? मीडिया वालों के बाकी बचे सभी सवालों का अनसुना करते हुए पुलिस ऑफिसर्स गाड़ी में बैठकर चले गए। पूरा दिन बीत गया, पूर्वी अब भी नहीं लौटी और ना ही उसकी कोई खबर थी। आज सुबह से ही प्रीति और नंदन ने अन्न का एक दाना भी ये सोचकर नहीं खाया कि पता नहीं उनकी बच्ची किस हाल में होगी, उसने खाना खाया होगा कि नहीं। पूर्वी का इंतजार करते करते लगभग 24 घंटे भी हो गए। पापा जी, अब तो 24 घंटे हो गए, चलिए हम फिर पुलिस स्टेशन चलते हैं रिपोर्ट लिखाने। नहीं बेटा, वो आज भी हमारे कंप्लेन नहीं लेंगे, नंदन ने बेसुध होकर कहा। ऐसे कैसे नहीं लेंगे? मैं तो ज़रूर जाऊंगी, आप चलिए या ना चाहिए। तू चल बेटा, प्रीति आंसू पोंछते हुए कहे। प्रीति की ही जिद पर तीनों पुलिस स्टेशन गए, लेकिन अब की बार उनके ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस वालों आज उनकी कंप्लेन लेनी ही पड़ी। रिपोर्ट लिखने के बाद उनसे पूर्वी को ढूंढने के लिए उसकी एक फ़ोटो मांगी गई। प्रीति ने जैसे ही फ़ोटो दी, रिपोर्ट लिखने वाला कांस्टेबल बहुत चक्का रह गया। आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखा क्या सुबह से? कांस्टेबल ने पूछा। नहीं, क्यों, कोई बात है क्या? विवेक ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, कांस्टेबल बोला। नहीं, कुछ तो है, क्या हुआ है? मेरी बच्ची, मेरी पूर्वी के बारे में कुछ है क्या? बोलिए ना, प्रीति ने थोड़ा चिल्लाते हुए। नंदन प्रीति को शांति करा रहे थे कि कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, इस लड़की का ही तो सामूहिक बलात्कार हुआ है। हमें ये सुबह पुराने खंडहर पर लहूलुहान हालत में मिली थी। आज सुबह से हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर आ रही है। बस इतना सुनना था कि प्रीति वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गई। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।